सो डिप्लोमा इन आईएफआरएस की इस बैच में नया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप सभी के पास आई गेस बुक्स तो पहुंच गई होंगी। तो बीपीपी के मटेरियल से ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इम्पेयरमेंट। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आईएएस जिसको कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पड़ेगा। तो आईएएस 36 आई गेस स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। तो कंटेंट आपको बीपीपी का डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। कुछ आपको समरी नोट्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली आईएएस 21 पढ़ाया, वो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए, टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिए। उसी तरीके से जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे तो उसके भी नोट्स आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ हम स्पेसिफिक जो हैं, जो आसान वाले हैं, वो थोड़ा सा बीपीपी के स्टडी मटेरियल से पढ़ लेते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो एग्जाम में सर कितने मार्क्स का आ सकता है? एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन कवर आएगा। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पीछे से कोई भी रिलेवेंस नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर? क्योंकि अभी 4-5 लेक्चर ही क्लियर हुए हैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी। मतलब आईएएस 21 कंप्लीट हुआ है, आईएफआरएस 15 हमारा कंप्लीट हुआ है, आईएएस 1 कंप्लीट हुआ है, और एक ईपीएस वाला आईएएस 33 हमने कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आईएएस 36, जिसका पुराने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई रिलेवेंस नहीं है। तो सर आईएएस 36 बात क्या करता है, इसको समझें। तो आईएएस 36 है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। किसके बारे में बात कर रहा है कि सर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर एक वर्ड लिखा है, इम्पेयरमेंट इज डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स विद रिकवरेबल अमाउंट। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि सर हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट को। अच्छा, आपको एक्सेल का यूज प्रॉपर आना चाहिए, एग्जाम आपकी एक्सेल पे ही होती है। तो हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि सर कैरिंग अमाउंट को हम किससे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। और अगर कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल वैल्यू को कंपेयर किया जाए, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया जाए, कैरिंग अमाउंट क्या होता है सर? एक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो सर अगर मान के चलो किसी एसेट्स की बुक वैल्यू 70,000 है और उसकी रिकवरेबल, मतलब उसको अगर हम रिकवरी करने जाएं तो हमें 55,000 ही मिले। कितना मिले सर? 55,000 ही मिले। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 15,000, उसको हम क्या मानेंगे? इंपेयरमेंट मानेंगे। चलिए, कितने स्टूडेंट को जनरल एंट्री पता है इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होनी चाहिए? व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर इंपेयरमेंट लॉस? क्या जनरल एंट्री करते हैं आप लोग? इंपेयरमेंट लॉस की जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? एक प्रकार का लॉस है ना सर ये। तो सर ऑब्वियस सी बात है, लॉस है तो इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट तो फिक्स्ड एसेट्स कर देंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात थी? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट कर दिया सर आपने, और क्रेडिट क्या कर दें? टू फिक्स्ड एसेट्स। यही तो लॉस है आपका। तो सर सारा गणित है रिकवरेबल अमाउंट को समझने पे, मतलब शुरू के 10 मिनट हम समझेंगे रिकवरेबल अमाउंट। बहुत आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिकवरेबल अमाउंट। चलिए सर डिस्कस करते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज। यहां पे क्या बोल रहे हैं? फेयर वैल्यू लेस
डिस्पोजल कॉस्ट और वैल्यू इन यूज, इन दोनों को कंपेयर करके दोनों में से जो क्या है हायर है, क्या है दोनों में से जो हायर है। तो एग्जांपल बनाते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू अब हम समझेंगे कि सर किस तरीके से हमें इंपेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करना है। तो सर एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपने एक बस खरीदी, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, आपने एक बस खरीदी। लेट से बस आपकी आती है 40 लाख की, 40 लाख की उसकी कॉस्ट थी। अब आपने 2 साल यूज कर ली। लेट से आप 10 साल के लिए इसको लेकर आए थे कि 10 ईयर इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है सर, 10 ईयर आपने यूज करना था, तो आपने हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अगर हम एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं पहले, एसएलएम मेथड से, ठीक है सर, एसएलएम मेथड से लगा लीजिए। तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 10, तो 4 लाख हर साल डेप्रिसिएशन आएगा। और मान के चलिए आप 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 2 ईयर। ठीक है सर, तो इसका मतलब सर हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 40 लाख थी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल कितना लग चुका है, 8 लाख लग चुका है। तो इस वैल्यू को, आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू को हम बोल रहे हैं कैरिंग अमाउंट। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारी एसेट्स की जो कैरिंग वैल्यू थी वो कितनी थी सर, 32 लाख थी। ये हमारी कैरिंग अमाउंट हो गई। अब हमने क्या करना है, इस कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है सर। किससे कंपेयर करना है सर, इस कैरिंग वैल्यू को हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए उन्होंने क्या बोला कि आप देखो फेयर वैल्यू। तो आपने जाके ऑटो डील मार्केट में गए कि यार पुरानी बसें खरीदते हो क्या, तो वहां पर उसका एक एक्टिव मार्केट होगा। एक्टिव मार्केट होगा कि नहीं, आपको मालूम है ना, पुरानी गाड़ियां बिकती हैं, ऑटो डील मार्केट होता है। तो आपने जाके पूछा कि यार ये 2 साल चली हुई बस कितने में खरीदोगे, तो उन्होंने आपको बोला कि यार हम इसको क्या करेंगे, 28 लाख में खरीद लेंगे, 2 साल चली हुई बस। ठीक है, हमने पता करके आए तो उन्होंने बताया फेयर मार्केट वैल्यू। ये हो गई आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू कहां से मिल जाती है सर, एक्टिव मार्केट से। अब हमने जाके पता किया कि गाड़ी के ट्रांसफर कराना पड़ेगा, हमारी बस को थोड़ा बहुत रिपेयर कराना पड़ेगा, तो इसको बेचने के लिए हमें कुछ डिस्पोजल कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, इनकर्ड करना पड़ेगा। तो बेटा हमने यहाँ पे डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड कर दी। क्या कर दी, डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है सर, तो डिस्पोजल कॉस्ट के बारे में अगर बात करें, लेट से 1 लाख की हमारी डिस्पोजल कॉस्ट है, तो हमारी जो नेट फेयर वैल्यू कितनी आ गई, नेट फेयर वैल्यू 27 लाख। ये मैंने फिगर यहां पे लिख दिया, 27 लाख इज दी नेट फेयर मार्केट वैल्यू। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए कि सर ये आपने प्लस माइनस कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, एक और वर्ड लिखा था वैल्यू इन यूज, इसी को समझना है। वैल्यू इन यूज, तो वैल्यू इन यूज के लिए क्या करते हैं कि इस एसेट्स को आप अभी कितने साल और यूज करने वाले हो सर, 8 ईयर। तो 8 ईयर में जब यूज करेंगे तो इस बस को यूज करके किराए पे चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट पे चलाएंगे, तो कुछ इनकम कमाएंगे। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लोस। क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लोस। तो लेट से हमको एक अंदाज कैश फ्लो दिया कि अगर 1 साल चलाएं, 1 से 10 साल चलाएं, 1 to 8 ईयर, तो क्वेश्चन आपको देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, एक्सेल में ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा और थोड़ा सा प्रिसाइज वे में बनाना होगा जिससे कि समझ में आए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप इस एसेट्स को 1 to 8 ईयर यूज करते हो तो आपको कैश फ्लो मिलेंगे, मतलब इससे इनकम होने वाली है। लेट से 8 साल के लिए उन्होंने आपको 3,50,000 पर एनम के हिसाब से एक राउंड फिगर दे दिया, पर एनम।
आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to 8 ईयर, इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, प्रेजेंट वैल्यू। और लेट से आपको क्वेश्चन में 10% डिस्काउंट की रेट गिवन है। चलो जरा बेटा प्रेजेंट वैल्यू निकालना, 10% डिस्काउंट रेट गिवन है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सिखाया हुआ है, पहले दूसरे लेक्चर में ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाई हुई है कि सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं। सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं बेटा, डिसीजन हम आज ले रहे हैं कि हमारी एसेट्स इंपेयर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पर लेकर आना है। ठीक है सर, मतलब जो फ्यूचर के कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पर लेकर आना है। तो लेकर आइए ना बेटा, 10% से बताओ कितना आएगा, फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर लो। 8 साल से मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। यहां पे क्या लगेगा, एन्यूटी लगेगा ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। बेटा आप लोग अगर ये नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत आएगी। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी गिवन होगी 10% के हिसाब से, कई बार क्वेश्चन में गिवन होगी, और नहीं गिवन हुई तो सर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते, फॉर्मूला बताया था ना एन्यूटी का, बहुत बार बता चुका हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ स्टूडेंट आंसर दे दें। दूं 30 सेकंड का मौका कि मैं ही बता दूं, 5.3 बता रहे हैं एक स्टूडेंट। चलिए देखते हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट का सही आता है कि नहीं आता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस करेंगे 1 इक्वल टू, और डिवाइडेड बाई 0.1। क्या बात है, सही बता दिया बच्चों ने कुछ, 5.334, वेरी गुड। तो सर ये आ गया आपकी 5.33। चलो कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। अब आप क्या करोगे, इस प्रेजेंट वैल्यू से इस कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करोगे, कैश फ्लो मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10% है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है ना। तो इसको एन्यूटी फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन्यूटी फैक्टर। ये क्वेश्चन में कई बार आपको गिवन मिलेगा, ये जो परसेंटेज निकाला ना 5.33, ये आपको बेटा क्वेश्चन में मिल सकता है देखने को। तो सर मिलेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सर यहां पर, सॉरी, तो सर आप सीधे जाओ, इक्वल टू दबाइए, और आपने 3,50,000 इंटू 5.33 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सर आ गया 18,65,500, है ना। कैलकुलेशन ठीक है ना, 3,50,000, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज, 18655। और फेयर मार्केट वैल्यू आप पहले निकाल चुके थे, 27 लाख। तो दोनों में से जो ज्यादा है, विच एवर इज हायर, तो यहां इसको हम क्या बोलेंगे। ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट। बेटा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ गया सर, यहाँ पे आ गया 27 लाख। और कैरिंग वैल्यू कितनी थी, कैरिंग वैल्यू थी सर हमारी 32 लाख। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस। दिस इज कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। यहाँ लिख दो सर, एक सेकंड। तो बस इतना सा काम आपको करना था, ज्यादा मुश्किल थोड़ी, अगर आप सही तरीके से चलें तो 5 लाख विल बी योर इंपेयरमेंट लॉस। सर प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे किया ये समझ में नहीं आया बेटा, इसके लिए आपको पहला लेक्चर देख लीजिए। फिर भी एक बार बता देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऑफ एन्युटी फॉर्मूला। शुक्रजीत पूछ रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर वो फॉर्मूला लिख दीजिए कैलकुलेट। तो देखो हमने क्या बोला था, फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आर क्या है आपका, डिस्काउंटिंग की रेट। पावर कितनी बार, पावर एन,
एन मतलब जितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में 8 दी हुई है, माइनस करेंगे 1 और डिवाइड कर देंगे जब ये पूरा सॉल्व होगा। तो सर डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आप शेप में गए, ये आपने उठाया, मैं बहुत बार बता चुका हूं, और यहां पर आप लगा दो, तो ये पूरे पे आएगा ना, क्योंकि एक्सेल पे वो टाइप नहीं कर सकते, तो कैलकुलेटर पे बता देता हूं फिर से। सर रिकॉर्ड हो रहा 1 डिवाइडेड बाई 1.10 है ना, ये 1 देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर था ना, तो ये 1.10 कर दिया, पावर एन, एन मतलब 8 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या -1 है, -1 कर दिया, और फिर पूरे को ये जो आता है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 0.10 से, तो ये आ गया 5.33, तो हमने यहाँ पे 5.33 ले लिया, और इस 5.33 को हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, किस में से मल्टीप्लाई कर दिया सर, वो जो कैश फ्लो हो रहा था ना हमारा, ये किया था हमने, ये देखो 3,50,000 मल्टीप्लाई 5. 18,65,500 विल बी योर, व्हाट इज दिस, दिस इज योर वैल्यू इन यूज, और वैल्यू इन यूज और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिकवरेबल अमाउंट। तो सर यहाँ पे रिकवरेबल, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन कैरिंग वैल्यू, तो हम बीच के डिफरेंस को क्या कर लेंगे, 5 लाख के लॉस को बुक कर लेंगे। यही आपको बुक में भी समझाया गया है, फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट, तो ये आपको समझा रहे हैं। तो सर अब सबसे पहले हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहीं ना कहीं स्कोप होता है, तो इसी तरीके से ये IAS 36 कहां कहां लगेगा, तो यहां पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, ऑल द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एंड फाइनेंशियल एसेट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस के लिए। सर सबके ऊपर लगेगा, लेकिन इन चीजों के ऊपर नहीं लगेगा, इन्वेंटोरीज के ऊपर नहीं लगेगा। चलिए आप सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, इन्वेंट्री और एसेट में क्या डिफरेंस है, आप कैसे पता करते हो कि ये मेरी इन्वेंट्री है, ये मेरी एसेट है? कोई स्टूडेंट लिख के बताया कि सर हम ऐसे पता करते हैं, ये मेरा इन्वेंट्री है, ये मेरी एसेट है। कैसे पता करते हो? कोई तरीका होगा? कोई नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा तरीके पता होने चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस से पता करते हैं। हाँ, मनोज गुप्ता ने लिखा विच इज हेल्ड फॉर सेल, हम या तो प्रोडक्शन के लिए या उसको बेचने के लिए खरीदते हैं इन्वेंट्री को, लेकिन क्या फर्क, अब जैसे मेरे पास ये माइक है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये मेरे लिए इन्वेंट्री है या एसेट है? ये लैपटॉप है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है? तो सर इसके ऊपर तो इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है, लेकिन मैं जो बुक्स आपको देता हूं वो मेरी क्या है, जैसे ये बुक है, अभी यहां रखी नहीं है, इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज के लिए जब हम IS2 पढ़ेंगे तो IS2 में आपको बताया जाएगा डेफिनेशन। तो सर हम इंपेयरमेंट लॉस किसी ऐसे आइटम के ऊपर बुक नहीं करेंगे जिसके लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। तो एसेट्स इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स क्या है, जो बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, ऑपरेशंस के लिए की जाती है, बट बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती। अब जैसे मैं माइक है, अब यही माइक, जैसे ये ब्लू यति का माइक है, वो जो कंपनी होगी वो इसको सेल करती होगी, तो उनके लिए तो इन्वेंट्री है, बट मेरे लिए क्या है, एसेट है। तो भले ही इसकी मार्केट कीमत गिर जाए, मैं इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस मैं तो बुक कर सकता हूं, लेकिन वो बेचने वाली कंपनी इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं कर सकती, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस ऐसी आइटम्स के ऊपर नहीं होता जो आपकी इन्वेंट्री के रूप में आप क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 प्रिस्क्राइब किया गया। अब सर एक और वर्ड आपने बताया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। हम किसी के लिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, हम किसी के लिए ERP सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो तो उसके लिए डेवलप कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, तो उसके ऊपर IFRS 15 एप्लीकेबल होता तो नहीं लगेगा। सर डेफर्ड टैक्स एसेट, अब ये DTA क्या होता है, ये IAS 12 में पढ़ेंगे, आपने बेसिक फंडामेंटल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ डेफर्ड टैक्स के बारे में। इंप्लॉय बेनिफिट्स आने वाले समय में पढ़ेंगे, IAS 19, बस इसके बाद का अगला दूसरा लेक्चर जो होगा हमारा ये IAS 19, और अब हमारे डिफिकल्ट अकाउंटिंग सीरीज की सीरीज शुरू कर रहे हैं हम जल्दी। तो सर इनके लिए स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा, एक फाइनेंशियल एसेट्स विद इन द स्कोप ऑफ IFRS 9। आज हम रात को 9:15 बजे
इसी का फंडामेंटल समझने वाले IFRS 9 फनी। किसको पता है फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या होती है? क्या कोई मुझे एक एग्जांपल दे सकता है? फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो सकती है? किसी को पता हो? सर टेंजिबल इंटेंजिबल पता है, ये आपने फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट्स का एग्जांपल दीजिए। मनोज गुप्ता तो तुम तो दे ही दोगे, बाकी सब परवेज शेख ने भी दे दिया है। हाँ, तो कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं सर, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, किसी कंपनी के बॉन्ड डिबेंचर, कैश अपने आप में फाइनेंशियल एसेट है। हमको सर अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स हमारी बुक्स में आ रहे किसी से, तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट, फाइनेंशियल एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जिसका कोई, क्या डेटर्स का कोई फिजिकल सब्सटेंस होता है क्या? सर हाँ होता तो है, वो हम देख तो सकते हैं लोगों को, वो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। जो डेटर आपकी बुक्स में आती कहीं दिखते हैं क्या? वो तो फिगर होता ना केवल, बस। तो फाइनेंशियल एसेट जिसका आगे आप डेफिनेशन पढ़ेंगे आज नाइट में, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, डेरिवेटिव्स एंड ऑल। तो सर जब इसके लिए स्पेसिफिक IFRS 9 बताया है, तो इसकी वैल्यू में कमी आने के बावजूद भी IAS 36 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन IAS 40, तो हम जब IAS 40 पढ़ेंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, बिजनेस की एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो उसके ऊपर भी IAS 36 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो सर इंपेयरमेंट लॉस हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस से हमारी कैरिंग वैल्यू कम हो जाती है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे ये एसेट्स थी, ये एसेट्स थी सर, हमने इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया, तो इसके बाद जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू, क्या बोलते हैं? तो रिवाइज बुक वैल्यू कितनी आ गई सर? कैरिंग अमाउंट 32 थी, 5 लाख का लॉस किया तो 27 लाख, इसको बोलते हैं रिवाइज कैरिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? रिवाइज कैरिंग वैल्यू। अभी भी मेरे इस क्वेश्चन में लाइफ कितनी बची हुई है? कितनी लाइफ बची हुई है मेरे इस एग्जांपल वाले क्वेश्चन में? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे, लाइफ कितनी बची हुई है? 8 बची हुई है ना सर? मान के चलिए मैं यहाँ पे री एस्टिमेट कर लेता हूं कि अब लाइफ मेरी आज से 5 साल ही बची, मैं ज्यादा और यूज नहीं करने वाला हूं। बताइए अगले 5 सालों में डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे बेटा? अगले 5 सालों में, अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से? इतना आपसे पूछा गया, आपको बताना है कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करें सर? 5 साल लाइफ बची है सर, तो सीधी बात है, तो सर क्या करना है, 27 लाख की बुक वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 5 कर देना। 5,40,000 विल बी योर डेप्रिसिएशन। तो वो यही कहना चाहते हैं कि एक बार डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 5 साल लाइफ बची ना, तो मैंने डिवाइड करके निकाला है ये, है ना? 2,70,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर। वो यही कहना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर आप क्या करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन अलग से क्या करेंगे, क्लेम करते जाएंगे। तो इसके कारण आपका वैल्यू क्या होता है? तो ये जो इंपेयरमेंट लॉस है इसको कहां पर डेबिट कर देते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इमीडिएटली आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास कर देना। जर्नल एंट्री आप लोगों ने अभी बताई थी सर, सर बताई थी क्या? हाँ जर्नल एंट्री बताई थी सर। क्या बताई थी सर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो आपने 5 लाख का बुक किया था ना, इसको यहाँ पे 5 लाख को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। थोड़ी बहुत कैश जनरेटिंग यूनिट को समझेंगे। अब सर आपने बोला कि इसको फाइनेंशियल एसेट में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अब हमें इंपेयरमेंट लॉस कैसे पता करना है?
चलिए, मुझे आप में से, आप क्योंकि सोचना आना चाहिए आप लोगों को, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एसेट इंपेयरमेंट हो रही है? जैसे क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे पता करोगे? अभी आप बुक ना पढ़ो, आप बताइए, सोचना सीखो। अभी मैं बुक हटा लेता हूं यहां से, नहीं तो आप बुक में से पढ़ लोगे। बताइए क्या रीजन हो सकते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी एसेट में इंपेयरमेंट आ रहा है? ऐसा सोचना आना चाहिए बेटा, तभी तो आगे काम होगा। नहीं तो आप किसी कंपनी में अकाउंट्स की प्रोफाइल के, अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करना चाहते हो तो आईएफआरएस मैंडेटरी है आज की डेट में। आईएएस, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाह रहे हैं तो सर ऑब्वियस सी बात है, हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर कैसे मिलेंगे? यार आप एक मशीनरी लेकर आए, मशीनरी लेकर आए, उसके पहले ही मार्केट में कोई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा ना कि उसकी मार्केट वैल्यू मोर सिग्निफिकेंट देन वुड नॉर्मली बी एक्सपेक्टेड। अब सर कोई मार्केट में एकदम ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब आप जो प्रोडक्ट बनाते थे, जिस मशीनरी से 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते थे, मार्केट में उससे एडवांस वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, 1 घंटे में 1,000 पीस बनाने आ गए। आप तो 10 ही बना रहे थे, तो अब इस आपकी जैसी मशीन की मार्केट वैल्यू तो बिल्कुल खराब हो गई। तो वो क्या बोलते हैं, ये इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको, एक्सटर्नल मिलेंगे। एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया, मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंट देन नॉर्मली क्या हो जाए, डाउनफॉल हो जाए। सिग्निफिकेंट चेंज इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट, लीगल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज आया। सर लीगल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, सर हम क्या करते थे ना, रशिया से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, वो मशीन हम जो लेके आए थे रशिया से। अब वहां पे यूक्रेन और उसका रूस का वॉर शुरू हो गया, लीगल मैटर हो गया कि उन्होंने बोला कि भाई अभी तो कुछ भी सप्लाई नहीं हो पाएगी। या चाइना के साथ में हमने कोई पर्टिकुलर मशीनरी खरीद के लेकर आया और इंडिया और चाइना के बीच में कोई ऐसी टेंशन क्रिएट हो गई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि बोले यार ये वाले प्रोडक्ट बैन करो, चाइना से नहीं खरीदना, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। तो लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे रीजंस हो सकते हैं ना, जिसके कारण किसी पर्टिकुलर जो एसेट आप खरीद के लेकर आए हो उसकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट लेवल पे चेंज आ जाए। इंक्रीज इन द मार्केट इंटरेस्ट रेट। सर मार्केट रेट आरबीआई घोषित कर दे कि यार मार्केट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा इंटरेस्ट, तो अब आप डिस्काउंट की रेट बढ़ा दोगे। अभी आप डिस्काउंट कितने से कर रहे थे मेरे इस एग्जांपल में? 10% से, मान के चलो 16% से डिस्काउंट करना पड़ रहा है, तो वैल्यू और कम आएगी। जितना बड़ा डिस्काउंट रेट होगा उतना वैल्यू इन यूज कम आएगा, आपका इंपेयरमेंट बढ़ सकता है। तो ये सब क्या है? दीज आर द एक्सटर्नल सोर्स। तो इसके सर इंटरनल सोर्स, सर डैमेज हो जाए, बहुत बड़े लेवल का डैमेज हो जाए, फिजिकल कोई डिस्ट्रक्शन आ गया, एडवर्स चेंज इन यूज विच एसेट्स पुट एसेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा तरीके से आपने कोई घटिया कैटेगरी का, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का ऑयल वगैरह यूज कर लिया, एडवर्स इफेक्ट हो गया आपकी एसेट के ऊपर, तो इसके कारण इंपेयरमेंट हो सकता है। तो आपको इंपेयरमेंट को ऑलवेज हर साल टेस्ट करना है। तो यहां पर एक बात लिखी है कि इंपेयरमेंट के लिए हम देखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स विथ आइडेंटिफाइबल यूजफुल लाइफ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में यहां से 2-3 नंबर का एक पैराग्राफ पूछ लिया जाएगा आपसे। मैंने इसके लिए बीपीपी के कंटेंट से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। क्या लिखा है? इफ देयर नो कंडीशन ऑफ इंपेयरमेंट द फॉलोइंग एसेट मस्ट ऑलवेज बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट। पहली एसेट लिखिए, इनटेंजिबल एसेट विथ आइडेंटिकल यूजफुल लाइफ। किसको पता है? एग्जाम्पल दो। मनोज गुप्ता आप सही लिख रहे हैं, जो आपका लिखा था। मुझे एग्जाम्पल दीजिए इनटेंजिबल एसेट विथ आइडेंटिफाइड इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ और डेफिनेट यूजफुल लाइफ। सर पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल, डेफिनेट 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए मिल सकता है ना आपको, वो तो डेफिनेट है। इनडेफिनेट क्या हो सकती है? गुडविल हो सकती है। तो इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ में उन्होंने बात करी कि हमको अनंत काल के लिए मिल गया हो, या कोई ऐसी गुडविल जो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में खरीदी हो, गुडविल एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें आपको कंपलसरी क्या करना है? इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन, आप सोचो मैं एक कंपनी खरीद रहा हूं,
जैसे मान के चलो रिलायंस, जैसे ऐसा समझो कि फ्लिपकार्ट मंत्रा को खरीदने जा रही है। मंत्रा एक कंपनी, मंत्रा है ना वो, जो मंत्रा सबको पता होगा, ऐप आता है कपड़ों वपड़ों का डिलीवर करने का, क्लॉथ्स के लिए, उसको एक्वायर करने जा रही है। उसकी नेट एसेट से 40 लाख की, और फ्लिपकार्ट बोल रहा है हम आपको 50 लाख का पेमेंट करेंगे। तो ये क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस को यहां पर खरीदा जा रहा है। तो इस प्रकार के बिजनेस कॉम्बिनेशन में 40 लाख के लिए हम एक्स्ट्रा 10 लाख पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेस गुडविल, या इसको बोल रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल। तो ये तो क्या है, गुडविल है, इनडेफिनेट लाइफ हो सकती है, इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, और डेफिनेट मतलब जो डिफाइन हो, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए हमने अभी पढ़ा, पूरा एक्सेल शीट हम पढ़ के आ रहे हैं, अब थ्योरी शुरू हो गई है। तो सर ये फेयर मार्केट वैल्यू कहां से मिलेगी, एक्टिव मार्केट से। जैसे मैंने आपको बस का एग्जांपल दिया, तो सर बस का एग्जांपल आपने ऑटो डील का मार्केट का एग्जांपल दिया। सर एक्टिव मार्केट नहीं, हम तो ऐसी मशीनरी लेकर आते हैं जो कि मार्केट में बिकती नहीं है सर। तो वो बोल रहे हैं उसका कोई एक्टिव मार्केट नहीं। तो फिर आपको एक एस्टिमेट करना पड़ेगा यार, कि यार ये वाली एसेट्स हमने इतने साल यूज कर ली, अगर फिर से इसी प्रकार की एसेट फॉरेन कंट्री से बुलाते यूज करी हुई तो कितने में मिल जाती। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इसके को एस्टिमेट करके आप क्या करोगे, रिकवरेबल अमाउंट। तो डिस्पोजल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, उसके बाद आपकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम जो भी होगा इंपेयरमेंट लॉस को बुक कर लेंगे, और इंपेयरमेंट लॉस हमने सिंपली बात करी, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। जो हमने प्रैक्टिकल शीट में समझा उसी को थ्योरी में लिख लिख के समझा दिया। असली गेम शुरू हो रहा है यहां से टेक्निकल पॉइंट। एस्टिमेट तो बेटा बायस्ड ही हो सकता है, रीजनेबल एस्टिमेट लेना चाहिए मनोज गुप्ता। अभी हम टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए अभी हम पढ़ेंगे इंपेयरमेंट लॉस, आएगा वो आगे, जब इनटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग आएगी ना तब उसमें पढ़ेंगे हम, वो वहां पे समझाया गया पूरा। अब सर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वो है सीजीयू। सीजीयू का क्या मतलब होता है, हाँ ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है, ये हमने जो गौरव लिख रहे हैं, वो एग्जाम्पल दिया है हमने परचेस गुडविल। अच्छा आपको एक क्वेश्चन भी दिया है बुक में, उसको भी कर लेते, कहां चला गया वो। गुडविल acquired in the business combination, if there was no indication of impairment the following asset must always be। तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल के कैलकुलेशन के लिए भी इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। अभी इनटेंजिबल एसेट्स की जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना तब वहां पे इसको सिखाएंगे आपको। तो सर अब आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, चलिए एक आपको एग्जाम्पल दिया है, शुरू हो जाइए इस एग्जाम्पल को करने के लिए। बताइए कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा, मैंने नीचे छुपा दिया आंसर, अपना अपना आंसर कैलकुलेट करना और बताना। सामने एक एग्जाम्पल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ी देर के लिए ऑडियो को वीडियो को पॉज कर रहा हूं, समझते हैं। ए कंपनी होल्ड आइटम ऑफ मशीनरी विच इट बिलीव इज इम्पेयर्ड, विच ई बिलीव इज इम्पेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट गिवन है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी 10,500, फेयर मार्केट वैल्यू आपको 10,000 गिवन है, और सेलिंग एक्सपेंसेस 500। इसका मतलब सर फेयर मार्केट वैल्यू 9,500 हो गई। प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू न्यूज निकाल के दे दिया 9,000। तो सर दोनों में से जो ज्यादा हो, 9,500 इज योर रिकवरेबल अमाउंट। तो सर 9,500 इज योर रिकवरेबल अमाउंट, तो इसका मतलब $1,000 क्या हो जाएगा, सीधा गणित था यार, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं थी इसके लिए। तो ये 1,000 इतना सब, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस जनरल एंट्री पास करना है सर एग्जाम में जाके। क्या जनरल एंट्री पास करना है सर, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी सिंपल सी बात है। असली गणित अब शुरू होगा बेटा, यहां से शुरू होती है थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट।
when it is not possible to calculate recoverable amount of single assets, then that is cash generating unit should be measure. क्या बोल रहे हैं सर हम? कैश जनरेटिंग यूनिट, इसको ही समझाना मेरा असली काम है। बस इसी के लिए पूरा लेक्चर लिया जा रहा है, कैश जनरेटिंग यूनिट। वो बोलते हैं कि हम तो सिंगल आइटम के ऊपर क्या करेंगे, सिंगल आइटम की हमें रिकवरेबल अमाउंट पता करना चाहिए। हाँ सर, सिंगल आइटम की हमें रिकवरेबल अमाउंट पता करना चाहिए, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीजीयू पता करेंगे। सीजीयू, अब सीजीयू का क्या मतलब है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं सर, डेफिनेशन पढ़ते हैं बुक के अकॉर्डिंग, फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाऊंगा। तो नीचे दे रखा है, कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट कैश फ्लोज। मतलब ऐसा सोचो कि आपके पास एक बिल्डिंग थी, या बिल्डिंग की जगह आपके पास बस थी, और आप पता नहीं कर पा रहे, आप एक क्या हो, यूनिवर्सिटी हो। अब मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी अकेले बस के बेसिस पे तो बिजनेस नहीं करती ना। यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपने कॉलेज हैं, या कॉलेज ले ले, कॉलेज के पास 10 बसें, 10 बस हैं, और उसको पता करना है कि 10 बस की रिकवरेबल अमाउंट, इन 10 बसों की कंबाइंड रिकवरेबल अमाउंट पता करना है। बट उसके पास इसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो है। हाँ है सर, फेयर मार्केट वैल्यू तो ऑटो डील मार्केट में जाके पता कर लेंगे, लेकिन इनकी वैल्यू इन यूज नहीं पता है। वैल्यू इन यूज क्या है कि सर इससे जनरेट किए जाने वाले कैश फ्लोस। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे यार अपनी इस कॉलेज में या स्कूल में, वॉट एवर जो भी हम ले लें, कॉलेज ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, अदर प्रकार की भी तो एसेट है ना। अदर प्रकार की क्या एसेट्स हो सकती है सर, इक्विपमेंट हो सकते हैं आपके, या फर्नीचर हो सकता है। हमने क्या किया, 10 बसें, इक्विपमेंट में कंप्यूटर, फर्नीचर, लैब, सबकी उठाकर एक क्लब बना लिया, सबको एक ग्रुप में डाल दिया। बोले यार ये सारों को यूज करके हर महीने हमारे पास 1 लाख रुपए की बच्चों से फीस आती है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से कैश फ्लो है। हमने एस्टिमेट किया कि ये 10 बस प्लस इक्विपमेंट, लेबोरेटरी वगैरह, वॉटेवर जो भी सामान है, फर्नीचर वगैरह, इन सबको हम यूज करेंगे तो हर साल कम से कम अगले 10 साल तक हमें 1-1 लाख रुपए 1 to 10, क्योंकि बच्चे केवल बस में बैठने के कारण पैसा थोड़ी देते हैं, वो तो हमारे स्कूल में आते हैं, इक्विपमेंट को भी यूज करते हैं, फर्नीचर को भी यूज करते हैं, लेबोरेटरीज को भी यूज करते हैं। तो हम अकेले बस के कारण कैश फ्लो नहीं पता कर पा रहे, क्योंकि बच्चे हमको बस में बैठने का पैसा थोड़ी देते, वो तो टोटल फीस देते हैं। तो हमने क्या किया, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लेबोरेटरी सबको एक एक सिंगल ग्रुप में डाल दिया, और ये पता करा कि इन सबको यूज करने पर आने वाले समय में हमें कितना पैसा मिल सकता है। इन सबके कंबाइंड को ही हम क्या बोल रहे हैं, cash generating unit is the smallest identifiable group of assets that generate cash inflow that are largely independent of cash flow from other assets। इसके अलावा भी हमारी कोई एसेट हो सकती है, लेकिन ये सारों को यूज करके हमको बच्चे पैसा देते थे, तो हमने क्या करा, बस इक्विपमेंट सबका मिलाकर एक सीजीयू बना लिया, और इससे हमने एस्टिमेट कर लिया, और जाके हमने मार्केट में फेयर मार्केट वैल्यू बस की भी पता कर ली, फर्नीचर की भी पता कर ली, इक्विपमेंट की भी पता कर ली, और फिर हमने सारी एसेट्स के ऊपर क्या कर लिया, इंपेयरमेंट लो। तो ये कब करना है, कब करना है, जरा चैट बॉक्स में आंसर दो, अगर आपने लेक्चर पिछले 5 मिनट में ढंग से सुना है तो। ये कब करना है सर, अगर आप अटेंटिव माइंड से बैठे हुए हो तो, नहीं तो सर ख्यालों में कोई और है, हम यहां बैठे हैं। हाँ, यूनस ने आंसर दिया है, when the recoverable amount is not possible to calculate for individual asset।
सर ये कहाँ लिखी थी बात, कहीं लिखी थी क्या बुक में? बेटा ये बुक में लाइन क्यों मैं सबको समझा रहा हूं कि आप भी जब घर में पढ़ो तो लिखा है ना, when it is not possible to calculate the recoverable amount of single asset, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और बड़ा कर दें, ये लिखा है ना, when it is not possible to calculate recoverable amount of the single asset then that its cash generating unit should be measured। और कैश एसेट्स को हम इंडिविजुअल की जगह क्या करेंगे, तो लिखा है IS 36 into detail about the important concept of cash generating unit, a basic rule that recoverable amount of asset should be calculate asset individual। ये तो बेसिक रूल है सर। सर एग्जाम में अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी ना। द बेसिक रूल इज दैट कि recoverable amount should be calculate assets independently individually, but if we are not able in a position to calculate the recoverable amount of the single asset then we have to measure cash generating units। ये लिखना पड़ेगा थोड़ी डिसेंट इंग्लिश में। वहां पे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो ढूंढते फिरोगे तो ये सर के लेक्चर क्यों काम में आएंगे? एग्जाम्पल आएगा, सर ने कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था, सर क्या बुक में भी कोई एग्जाम्पल होगा क्या? होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, बिल्कुल दिया है बुक में भी। चलिए बुक वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब कई स्टूडेंट पूछे सर रिकवरेबल अमाउंट क्या, बताओ। पूरी रामायण पढ़ ली और आप पूछ रहे हो रिकवरेबल अमाउंट क्या है? जो पूछ रहे हैं बेटा अभी या तो आप तो शुरू से क्लास में बैठे, नाम नहीं ले रहा हूं। अब एग्जाम्पल आपको यहां पे दिए, अब इस सिचुएशंस को आप पढ़िए और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये रिकवरेबल अमाउंट। आपको आराम से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया आराम से पढ़ो आप। मेरे को साइड में बैठे रहने दो, पढ़िए आराम से। फिर मैं भी आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे आप हम कह सकते हैं, और जिसको समझ में आ जाए वो चैट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर हमको समझ में भी आता है। अगर हम सेल्फ भी पढ़ेंगे तो इस एग्जाम्पल से आइडेंटिटी, जिसको समझ में आए यस लिखना, जिसके ऊपर से जाए वो नो लिखना। बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा हूं। चलो कुछ समझदार बच्चों ने तो लिखा है यस। ये सुपर 75 नहीं, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। चलिए तो अभी हम क्लास के बारे में बात करें। सर ए माइनिंग कंपनी ओन्स ए प्राइवेट रेलवे दैट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट आउटपुट फ्रॉम दी वन ऑफ इट्स माइन। ऐसा सोचो चित्र कलाकारी करते हैं हम, थोड़ी सी चित्र कलाकारी करते हैं, जो बुक के एग्जाम्पल को देते हुए ना। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये कंपनी है, इसका नाम एक्स लिमिटेड लिख दिया सर आपने। हाँ सर एक्स लिमिटेड लिख दिया। अब यहां पर इसको माल लेकर आने के लिए रेलवे ट्रैक की जरूरत है, लिखा है ना उसमें, लिखा है उसमें कि सर उसको ये माइनिंग कंपनी ओन्स ए प्राइवेट रेलवे दैट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट आउट फ्रॉम वन ऑफ इट्स माइन। अपने माइन से वो क्या है गुड्स लेकर आती है। द रेलवे नाउ हैज नो मार्केट वैल्यू। अब मुझे बताइए वो जो रेलवे ट्रैक उसने जैसे बना दिया यहां से, यहां पे अगर हम बात करें, ये निशान बना देते हम, ये हम बना देते कि यहां से इतनी दूर उन्होंने एक रेलवे ट्रैक बना रखा है, ये आते जाते हैं। अब ये रेलवे ट्रैक का उसका और क्या मार्केट है, कोई मार्केट वैल्यू है क्या? सर मार्केट में तो और किसी के यूज ही नहीं है वो रेलवे ट्रैक। देर इज नो मार्केट वैल्यू अदर देन स्क्रैप। उठा के जो रेल के पटरियों को आप स्क्रैप में बेच सकते हो, और कौन यूज करेगा? एंड इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सेपरेट कैश इनफ्लो विद द यूज ऑफ द रेलवे इटसेल्फ। ये भी नहीं पता कर सकते सर कि इस रेलवे को जो हम वहां से गुड्स लेकर आ रहे हैं इसके लिए हम कैश फ्लो कितना, तो क्या करेंगे? इफ द माइनिंग कंपनी सस्पेक्ट कि हमारे इस रेलवे ट्रैक की में क्या इंपेयरमेंट आया तो उसको क्या करना पड़ेगा? इट शुड ट्रीट द माइन एज ए होल। पूरी माइन
वो माइन है सर, जहां से वो खदान लेकर आते हैं, उस माइन की वैल्यू निकाली, उसमें उस रेलवे ट्रैक की वैल्यू टोटल क्लब कर दिया। माइन क्या होगी सर? वो जहां से अपन सोना की खदान वगैरह निकालते हैं उसकी वैल्यू, और इस रेलवे ट्रैक की वैल्यू, और इसको यूज करके आने वाले समय में कितने माइंस को हम मिनरल प्रोडक्ट्स जो भी हम निकालते हैं वहां से बेचेंगे, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एज ए होल आपने उसको क्या मान लिया? कैश जनरेटिंग यूनिट मान लिया, और उसकी फिर आप क्या कर सकते हो? रिकवरेबल अमाउंट एज ए माइन होल कैलकुलेट की जा सकती है। तो सर जब ऐसे माइन होल रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की जा सकती है, तो फिर उसके ऊपर हम इंपेयरमेंट लॉस भी क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं। अब एक और बस का एग्जांपल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है सर? बस कंपनी हैज अरेंजमेंट विद टाउन अथॉरिटीज। ऐसा सोचो, जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में जैसे एमसीडी है, एमसीडी एक अथॉरिटी है ना, टाउन अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेवलपमेंट, जहां केजरीवाल जी आ गए हैं अपने, तो वहां पे एक टाउन अथॉरिटी है, वो बस सर्विस चला रही है 4 रूट पे। ऐसा सोचो कि भैया दिल्ली गवर्नमेंट ने डीटीसी को लाइसेंस दिया है कि आप लाजपत नगर से द्वारका पे भी चलाना है बस। उसके बाद जो जो एरिया है, लक्ष्मी नगर से, आप दिल्ली में कोई रहते हो तो पता होगा, लक्ष्मी नगर से और कहां जाती है, मोती नगर जा रही है या वैशाली जा रही है, ऐसे 4 रूट पता कर ली। बस सर्विस फॉर 4 रूट इन द टाउन। सेपरेटली आइडेंटिफाई एसेट्स आर अलोकेटेड टू ईच बस रूट। हम क्या करेंगे? उस ईच रूट से रिलेटेड एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि यार द्वारका से लाजपत नगर एक अलग रूट है, वहां पे कितनी एसेट लगती, कितने हमने बस स्टॉप बनाए, हमने सर्विसेज ली ना, हमको बनाना पड़ेगा वहां पे, तो कितनी बस उस रूट के लिए लगी है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार लाजपत नगर से द्वारका में इतनी बसेस जाती हैं, इतने हमको वहां पे उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, मान के चलो इलेक्ट्रिक बस है तो इलेक्ट्रिक चार्जर की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हर रूट के लिए अलग अलग आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ एसेट्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा है an outflow can be attributable to each individual route. 3 routes are running at a profit and 1 route running at a loss. उन्होंने बोला, जैसे एग्जांपल ले लें कि लक्ष्मी नगर से मोती नगर वाला रूट लॉस में चल रहा है, the bus company suspect that there is an impairment loss of the making route. However, the company will be unable to close the loss making, क्योंकि हमारे साथ में डीडीए ने, जो डीटीसी है, जो भी परमिशन देता है, भैया एक रूट पे लॉस हो रहा है ना, बोले आप लक्ष्मी नगर से मोती नगर में बस चलाते हो, वहां पे लॉस हो रहा है, 3 जगह तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको चारों ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों रूट को लो। तो उन्होंने क्या लिखा? कंपनी विल बी अनेबल टू क्लोज द लॉस मेकिंग रूट बिकॉज इट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑल द 4 रूट्स as part of the contract with the local authority. Consequently, the company should treat all 4 buses route as a cash generating. तो चारों रूट को, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है कि हम तीनों को चलाएं, एक को नहीं चलाएं, तो वो बोल रहे हैं कि जब आप किसी एक रूट को अलग से सेल आउट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, तो सारे सबको क्या करना पड़ेगा? क्लब करना पड़ेगा। कंपनी शुड ट्रीट ऑल द 4 बस रूट टुगेदर एज ए सीजीयू एंड कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट एज ए होल। क्योंकि हमने परमिशन ली थी तो हमको चारों ही चलाना है, तो चारों को मिलाकर क्या करेंगे? हम एक सीजीयू मानेंगे और उसकी फिर क्या निकालेंगे सर? रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे। आपको बुक में क्वेश्चन दिया है सेल्फ होमवर्क करने के लिए, जिसका सोल्यूशन भी आपकी बुक्स में मेंशन है। थ्योरी लिखना है सर उसमें। अब थ्योरी में तो हमने इतना बोल दिया है, तो अब आप इतना तो कर सकते ही हैं। अगला आता है इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल। ACC website contain many useful article including the following related to the topic covered in this chapter. तो आपको ACC की वेबसाइट पे जाकर यहां से देख लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें यहां पर क्या की है? कवर की है। अब हम बार बार बात कर रहे थे सर गुडविल से रिलेटेड, तो सबसे पहले यहां पर गुडविल कौन सी होनी चाहिए? गुडविल बेटा होनी चाहिए परचेज गुडविल अराइजिंग इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। और वो कब अराइज होती है? एक्वायर एज ए बिजनेस ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। मतलब आप अगर किसी कंपनी को बाय कर रहे हो
तो उसकी आइडेंटिफाइबल एसेट्स भी तो बाय कर रहे हो। उस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स के ऊपर अब वॉट एवर पेमेंट जो आप कर रहे हो वही आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, गुडविल कंसीडर किया जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है उसी को हम यहां पर क्या करने वाले हैं, गुडविल। तो सर हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, परचेज कंसीडरेशन निकालना पड़ेगा। और जैसे हमने 50 लाख पे किए और हमको 40 लाख की एसेट्स मिली, इट मींस दैट 10 लाख वी आर पेइंग एक्स्ट्रा। जब हम 10 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो सर ये 10 लाख क्या है, गुडविल है। और अभी आपको मैंने पढ़ाया एटलीस्ट एनुअल ड्यू टू द नेचर ऑफ गुडविल IAS 36 रिक्वायर गुडविल टू बी टेस्ट इंपेयर्ड एटलीस्ट एनुअली। अब एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा सर, तो आपको बताना है कि हमें यहां पर हर एनुअली गुडविल के ऊपर टेस्टिंग करनी ही करनी है कि वो इंपेयरमेंट लॉस उसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कंपलसरी बताया गया IAS 36, तो करना पड़ेगा सर। अब गुडविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बताइए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी। टेस्टिंग गुडविल ऑफ इंपेयरमेंट इज डिफिकल्ट बिकॉज गुडविल डज नॉट जनरेट कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। अब सर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मंत्रा में फ्लिपकार्ट ने मंत्रा कंपनी को खरीदा, तो मंत्रा की भी ऑटोमेटिक कुछ गुडविल थी, लेकिन उस मंत्रा की अलग से गुडविल के ऊपर हमको अगर इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है तो हमें उसके कैश फ्लो को पता करना पड़ेगा। लेकिन मंत्रा के गुडविल के अकेले कैश फ्लो को हम पता नहीं कर सकते कि इसकी गुडविल के कारण कितना जनरेट कर रहे हैं। तो सर जब हम उसके कैश फ्लो को ही नहीं पता कर सकते तो रिकवरेबल अमाउंट को पता नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर वी कैन नॉट कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एज एन एसेट। इंस्टेड आपको यहां पर IAS 36 बोलता अलोकेट करो ईच जनरेटिंग यूनिट के ऊपर। अब सर ये जनरेशन और ये सारी चीजें को हमें नेक्स्ट लेक्चर में ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो आपका 9:15 बजे की क्लास है, एक सेकेंड,